Hello, myself Dheeraj Pandey, Director of Career Coaching Sansthan. Dear, today I want to discuss some important topic in the name of topic इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। प्रिय साथियों, आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आप सभी को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर बता दूं कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए और एक निरक्षीय स्थिति के लिए। दोनों को आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के पहले कवर करके जाइएगा, क्योंकि दोनों में से कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर यह वीडियो आप पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे तो आज के वीडियो में अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अच्छे तरीके से ज्ञात कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं निरक्षीय स्थिति के लिए पूरा बेहतरीन तरीके से उस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। और एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं वैद्युत द्विध्रुव के विषय में। तो वैद्युत द्विध्रुव के विषय में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हल्का बताया भी है आपको। कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन आज वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हों। जैसे देखिए, समान चार्ज हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और आपको फिर से एक चीज बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव से ही बनी हुई एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें हमको यह समझना है कि समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हों और उनको बहुत सूक्ष्म यानी बहुत अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की आवेशों के बीच की दूरी यानी आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L और आवेश के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इतना की पॉइंट अभी आप छोटा सा सीखिएगा। इसके बाद जब डेरिवेशन करेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से उसमें डिस्कस करूंगा। देखिए यार, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटा पॉइंट और समझिएगा कि जैसे ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव में इस दिशा को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, यानी इसे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलेंगे और इस साइड को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। तो हम सबसे पहले इस डेरिवेशन में ये समझने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति के लिए, यानी मुझे इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन शुरू करने से पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज समान क्वांटिटी एप्टीट्यूड में लेना पड़ेगा और उनके बीच की दूरी को बहुत अल्प रखना पड़ेगा। अब फिर से मैं आपको बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर बिंदु P वैद्युत R बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ये मेरा टास्क है, यानी इस पॉइंट पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसे समझने से पहले एक छोटा पॉइंट और समझ लीजिएगा कि क्यों आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो हम डेरिवेशन किए हैं, हम उस डेरिवेशन में समझे हैं कि भैया होता है आपका E बराबर KQ/R²। इसे और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो 1/4πε0 Q/R²। ये भी आपको एक छोटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मतलब इसका है कि Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए जो डेरिवेशन हम इसके पहले किए थे वीडियो में KQ/R² था, और जहां पे K का मान होता है 1/4πε0 Q/R²। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि क्यों आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम डेरिवेशन को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज समझता हूं कि एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की ओर होता है, यानी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है, यानी बाहर होती है। तो मैं एक पॉइंट इसमें छोटा सा लिख रहा हूं कि प्लस क्यू
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ले रहे हैं, और जो कि कहां है, इस P बिंदु से बाहर की ओर। अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो हम बोल सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम बोल सकते हैं कि देखो यार, E बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो हम जानते हैं कि अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे E1 निकालना है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है, Q ही है। लेकिन ध्यानपूर्वक बात को समझना, मुझे इस आवेश के कारण इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और ध्यान समझो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है प्यारे भाई, r। तो आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का ये मिड पॉइंट है, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, यहां से यहां तक l होता है, यहां से यहां तक l होता है, और मुझे चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यानी ये डिस्टेंस। और आप जानती हैं ये r है, फिर से ध्यान से, ये r है और यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो आप कहेंगे यहां r में से इस l को माइनस कर दीजिए, तो आप जो पाएंगे वो हो जाएगा r माइनस l। और देखिए r स्क्वायर है ना, तो यहां पे हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। इसे हम समझते हैं समीकरण नंबर 1। मैं ऐसा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। ध्यान से अगर आप नहीं समझ पाए, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। देखो, क्यों आवेश के कारण r दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी r है, मुझे यहां से यहां तक दूरी चाहिए, तो r में से इस l को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 मान ले। अब मैं एक चीज जानता हूं कि माइनस Q यानी निगेटिव आवेश के कारण, निगेटिव चार्ज कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, यानी यहां से इस वैद्युत क्षेत्र जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। तो मैं आशा करता हूं इसको हम मान ले रहा हूं E2, और यहां से जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो यहां हम साइन नहीं रखेंगे। अब मुझे चाहिए यार इस पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी, तो ध्यानपूर्वक समझो, यहां से यहां तक की दूरी तो L है, और इस L में यहां से यहां तक की दूरी R है, और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो हम बोल सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं समीकरण 2। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखिए क्या बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? हाँ, यहां तो क्लियर दिख रहा है। हाँ, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आप एक चीज जानते हैं कि देखो यार, दो तीव्रताएं, ये E1 इधर है, E2 इधर है, और मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि अगर किसी पॉइंट से दो तीव्रताएं विपरीत डायरेक्शन में हो तो वहां पे जो परिणामी तीव्रता होती है उनका अंतर होता है। तो अगर मैं एक चीज देखूं यहां से, परिणामी तीव्रता को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना ध्यान से, आप एक चीज जानते हैं कि क्यों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब पहले डिसाइड करो दोनों में बड़ा कौन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है। तो देखो यार, जब अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ध्यान बात सुनो, अगर अंश समान है किसी फ्रैक्शन का, तो अगर हर छोटा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये r प्लस l है, r माइनस l है, तो निश्चित तौर पे ये हर छोटा है। तो आप कहेंगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। यहां से आपको देख के इतना आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो यहां से प्यारे भाई E बराबर हो जाएगा E1, पुट द वैल्यू ऑफ E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहां लगाएंगे, यहां लिख दे रहे हैं माइनस Q आवेश के कारण।
और माइनस लगाएंगे E2 का मान कितना है 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब देखो प्यारे भाई 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन है दोनों में, ले लीजिए 1/4πε0 कॉमन, ऊपर से Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन ले लीजिए। अब यहां से बचेगा देखो ऊपर 1 है, यहां भी 1 है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहां बोल सकते हैं देखो R-L का होल स्क्वायर और यहां है R+L का होल स्क्वायर। तो दोनों को R-L और R+L को दोनों में एक ब्रैकेट में बंद करके हम होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं। और देखो यार ये इससे फाइंड क्लियर होगा तो यहां चला जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो यार E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q। अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो यहां से बोल सकते हैं R+L और प्लस R-L, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R+L और बीच में लगेगा माइनस, और इस माइनस को कर देगा वो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा L। और यहां से आप ध्यान देखो A स्क्वायर A माइनस बी A प्लस बी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यार L से L यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं क्या नीचे दिख रहा है बोर्ड पर। हाँ क्लियर दिख रहा है। तो एक चीज हम ये समझें यहां से, तो बोल सकते हैं प्यारे भाई E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, और देखो R जुड़ जाएगा यहां से 2R इंटू L जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2L अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक बात को समझना, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी संरचना है जहां पे आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2L बहुत अल्प है तो L तो अत्यंत अल्प होगा। तो L अगर अत्यंत अल्प है तो उसका स्क्वायर भी अत्यंत अल्प होगा। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट बता रहा हूं कि L स्क्वायर इतना छोटा है कि इसे हम लोग मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं। और नगण्य मानने के कंडीशन में यहां से मुझे निकलेगा E, एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो E लिख दे रहे हैं E अक्ष पर। तो देखो यहां से हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, एक मिनट, इस 2R को हम बाहर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2R को बाहर करते हैं और इसके अंदर भेज देते हैं Q को और इंटू 2L। अब ध्यान से समझना, ये L बहुत नगण्य होने के कारण इसको 0 हम मान लेते हैं, L स्क्वायर बराबर 0 मान लो, तो ये 0 हो जाएगा तो R की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से R की पावर 4, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो इसके लिए यहाँ डेरिवेशन जब करेंगे तो हो जाएगा E अक्ष के लिए 1/4πε0। अब ध्यान समझना, ये Q इंटू 2L शुरू में बताया गया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव फार्मूला था P बराबर Q इंटू 2L, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L के स्थान पे P। अगर P लिख देंगे तो P का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2P/R3। यही होता है मेरे प्यारे भाई डेरिवेशन किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए ज्ञात करते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ गए मेरा कहने का मतलब है क्या? फिर से देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसे मैं फिर से अगर रिक्वायर करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे आप 2 बार 3 बार अच्छे से देख लेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए। तो मैंने अक्षीय स्थिति के लिए करवा दिया, कल निरक्षीय स्थिति के लिए इसी वीडियो को मैं फिर से एक बार अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू। और वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं कि शाम को 12th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन बैच हमने क्रिएट किया है, जिसकी टाइमिंग है 2 से 6, जिसमें मैथ और फिजिक्स आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि बिल्कुल जानदार टीम है। राजा सर केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, अजीत पाल सर जो लगातार एकदम समझ लीजिए कि बच्चों को पूरा जुनून पूर्वक सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। इंग्लिश उनके माध्यम से आपको पढ़ाई जा रही है, राजा सर के द्वारा केमिस्ट्री। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन आके डेमो लीजिए,
पसंद आपको ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।